हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी में समाज मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत सर्वे विधि के बारे में ही चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि सर्वे विधि किसे कहते हैं तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज हम उसके बारे में अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि सर्वे विधि कितने प्रकार की होती हैं तथा अन्य चीज़ें। अगर हम समाज मनोविज्ञान में सर्वे विधि के बारे में अगर चर्चा करें तो सर्वे विधि के कई प्रकार बतलाए गए हैं समाज मनोविज्ञान में, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें प्रमुख प्रकार में दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो पहला है संगणना सर्वे और दूसरा है प्रतिदर्श सर्वे। संगणना सर्वे तथा प्रतिदर्श सर्वे, इन दोनों सर्वे विधियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम संगणना सर्वे के बारे में चर्चा करते हैं कि संगणना सर्वे किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही इसके जाहिर होता है कि इस तरह के सर्वे में किसी शहर, गांव या किसी कस्बे के पूरे जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों का अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता यहाँ जीव संख्या से अध्ययन के लिए कुछ व्यक्तियों का चयन नहीं करता, बल्कि सारे व्यक्तियों के विचारों या मतों से अवगत होने की कोशिश करता है। उन सारे के विचारों के बारे में जानने की कोशिश करता है, उन सारी जीव संख्या के। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई समाज मनोवैज्ञानिक यह जानने का प्रयास करता है कि पटना शहर में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक रविवार के दिन दूरदर्शन पर फिल्म देखते हैं, हर एक रविवार को। उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, उनकी आयु क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनमें कितने शिक्षित तथा कितने अशिक्षित हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिनके बारे में वो सर्वे के अंतर्गत जानता है। तो यह क्या हुआ, एक तरह का ये क्या हुआ, संगणना सर्वे का एक उदाहरण होगा ये। सामान्यतः जो होता है संगणना सर्वे का उपयोग जो होता है एक समाजशास्त्री द्वारा अधिक किया जाता है। इसमें जो व्याप्त कुछ कठिनाइयां हैं जिनके कारण इसका प्रयोग जनरली ज़्यादा नहीं होता है। सामान्यतः ऐसे शोध में समय क्या होता है, ज़्यादा लगता है, अधिक खर्च होगा आपका समय, और उसके साथ साथ तथा आपको कॉस्ट भी, आपको आर्थिक खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के जब पूरी जनसंख्या का ही जब आप ये करेंगे, सर्वे करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके समय और खर्च दोनों ही ज़्यादा पड़ेंगे। इसीलिए इसका उपयोग कम होता है। अतः इसका प्रयोग समाज में वैज्ञानिक कम ही करते हैं जितना हो सके। तो ये तो हमने जाना कि संगणना सर्वे किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रतिदर्श सर्वे। प्रतिदर्श सर्वे किसे कहते हैं। इस तरह के सर्वे का प्रयोग समाज मनोविज्ञान में बहुत अधिक होता है। जो प्रतिदर्श सर्वे होता है इसका प्रयोग क्या किया जाता है, समाज मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक समाज मनोवैज्ञानिक गांव तथा शहर दोनों के जीव संख्या को मिलाकर क्या करता है, परिभाषित करता है। इसके बाद उस जीव संख्या से कुछ व्यक्तियों को निष्पक्ष भाव से या यादृच्छिक रूप से अपनी सुविधा के अनुसार चुन लेता है। जैसे कि गांव या शहर से वो रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेता है, और इस प्रतिदर्श का अध्ययन करके वह जिन तथ्यों और निष्कर्षों को प्राप्त करता है, मान लीजिए उन लोगों पे जब वह अपना शोध कार्य करता है और उससे जो उसे निष्कर्ष रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को वह पूरे जीव संख्या के लिए क्या कहता है, वैध मान लेता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे प्रतिदर्श सैंपल, इसे ही प्रतिदर्श सर्वे इसे ही कहते हैं। प्रतिदर्श जितना ही अधिक जीव संख्या का प्रतिनिधिक होगा, प्राप्त निष्कर्ष क्या होगा,
उतना ही अधिक क्या होगा, जीव संख्या के लिए उपयुक्त एवं वैध होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। प्रतिदर्श सर्वे में व्यवहारिकता का गुण होता है। प्रतिदर्श सर्वे में व्यवहारिकता का गुण होता है क्योंकि इसमें समय, धन एवं परिश्रम काफ़ी अधिक नहीं लगता है। कम कम धन, कम परिश्रम और बचत में ही यह पूरा कार्य संपन्न हो जाता है। सर्वे विधि में व्यवहारिकता का गुण होता है, उसमें व्यवहारिकता का गुण भी पाया जाता है क्योंकि इसमें समय, धन एवं परिश्रम की कमी होती है और इन सब चीज़ों की बचत हो जाती है। सर्वे विधि में समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा, समाजशास्त्रियों द्वारा मूल रूप से 4 प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। समाज सर्वे विधि में मुख्य रूप से 4 प्रविधियों मतलब उसकी टेक्निक्स, प्रविधियों मतलब टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है साक्षात्कार सर्वे। साक्षात्कार सर्वे में प्रशिक्षित भेंटकर्ता जो इंटरव्यूअर होता है, जो प्रायः यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्तियों के एक निश्चित समूह से किसी समस्या से संबंधित प्रश्न करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर का सही सही रिकॉर्ड कर उसका बाद में विश्लेषण करता है। कैनल तथा कॉन ने अपने शब्दों में बताया कि साक्षात्कार सर्वे 2 व्यक्तिगत वार्तालाप है जिसकी शुरुआत भेंटकर्ता इंटरव्यूअर शोध संगत सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से आरंभ करता है और क्रमबद्ध वर्णन, पूर्व कथन या व्याख्या करने के शोध उद्देश्य द्वारा उल्लेखित विषयों पर केंद्रीभूत करता है। इस परिभाषा से यह मुख्य रूप से स्पष्ट है कि साक्षात्कार जो होता है में इंटरव्यूअर परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए शोध उद्देश्य के विषयों पर व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। और समाज मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग मनोवृत्ति मूल व्यक्तियों के बीते हुए अनुभवों एवं व्यवहारों आदि के अध्ययन में बहुत अधिक किया जाता है। जब किसी समस्या के प्रति व्यक्ति के मनोवृत्ति, विचार, मत आदि जानने के लिए समाज मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार सर्वे का सहारा लेते हैं तो उन्हें पहले उस समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार करनी पड़ती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मानक सूची तैयार करनी पड़ती है। इन्हीं प्रश्नों को वे व्यक्तियों से एक एक करके करता है, पूछता है। ऐसी सूची को समाज मनोविज्ञान में साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। प्रश्नों की सूची कभी कभी असंगठित भी होती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, और कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड, संगठित भी होता है। पहले तरह के साक्षात्कार सर्वे को असंगठित साक्षात्कार तथा दूसरे तरह के साक्षात्कार सर्वे को संगठित साक्षात्कार कहा जाता है। असंगठित साक्षात्कार में इंटरव्यूअर प्रश्नों में आवश्यकता अनुसार क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है कुछ, परंतु संगठित साक्षात्कार में ऐसा नहीं होता। संगठित साक्षात्कार में इंटरव्यूअर द्वारा किसी भी ढंग का परिवर्तन नहीं किया जा सकता और साथ ही सभी व्यक्तियों से प्रश्नों के पूछने के क्रम भी पहले से ही निश्चित रहते हैं कि आपको पहला प्रश्न यही पूछना है और दूसरा प्रश्न यही पूछना है। ये सारी चीज़ें पहले से ही निश्चित होती हैं। इंटरव्यूअर प्रायः 2 तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं। मुक्तोत्तर प्रश्न, पहला होता है मुक्तोत्तर प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, तथा दूसरा क्या होता है, क्लोज क्वेश्चन। दूसरा क्या होता है, क्लोज क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन किसको कहेंगे, बंद प्रश्न। मुक्तोत्तर प्रश्न में व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर देने के तरीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वो अपने तरीके से, किसी भी तरीके से उन प्रश्नों के उत्तर को दे सकता है। वह एक शब्द या अनेक शब्द में उत्तर दे, उससे उसे कोई ये नहीं है दिक्कत।
अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने उत्तर के लिए शब्दों का प्रयोग कर सकता है, परंतु बंद प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्यक्ति को पहले ही दिए गए उत्तरों में से चुनकर अपना उत्तर देना होता है। उसके सामने ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन ऑप्शंस में से किसी एक को उसे चुनना होता है। तो इसको क्या कहेंगे? बंद प्रश्न कहते हैं इसे ही। इसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी नए शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रायः साक्षात्कार सर्वे में व्यक्तियों को ऐसा समूह चुना जाता है, साक्षात्कार सर्वे में व्यक्तियों का ऐसा समूह चुना जाता है जो लगभग प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा होने से क्या होगा? साक्षात्कार सर्वे से प्राप्त जो निष्कर्ष आएगा हमें, वो ज़्यादा क्या होगा? विश्वसनीय होगा और वो बहुत सारे व्यक्तियों के लिए सही ठहराया जा सकेगा। ये तो हमने जाना कि साक्षात्कार सर्वे किसे कहते हैं। साक्षात्कार सर्वे के कुछ गुण और दोष हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम साक्षात्कार सर्वे के गुणों के बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहला गुण है कि साक्षात्कार सर्वे में व्यक्तियों को बोलकर अपना विचार प्रकट करना होता है। अतः इसका प्रयोग करीब करीब सभी तरह के व्यक्तियों पर किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों का मतलब है अर्थात कि शिक्षित तथा अशिक्षित सभी तरह के व्यक्तियों पर इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, इस सर्वे का। दूसरा गुण है कि साक्षात्कार सर्वे में व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिक प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। जहाँ व्यक्ति किसी तरह के प्रश्नों का जवाब अगर छिपा लेना चाहता है, तो भेंटकर्ता अपनी कुशलता का प्रयोग करके अपने विवेक तथा बुद्धि से क्या करेगा? उसे प्रोत्साहित करके और साथ ही साथ उसके उत्तर को क्या करेगा? देने में उसे मदद करेगा कि वह उस प्रश्न का उत्तर दे सके। तीसरा है कि साक्षात्कार सर्वे में सर्वे की अन्य विधि जैसे डाक प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्नों का उत्तर देना व्यक्ति के लिए जल्द पूरा कर लेता है, डाक विधि से जल्दी। अतः इस विधि द्वारा संगत सूचनाएं क्या होते हैं? जल्द प्राप्त हो जाती हैं। जल्दी देगा तो जल्दी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, तो सब कुछ इसमें कम समय में हो जाता है। परंतु इन गुणों के बावजूद इसमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, इसके कुछ दोष भी हैं साक्षात्कार सर्वे के। सबसे पहला दोष है कि साक्षात्कार सर्वे में इंटरव्यूअर को व्यक्तियों द्वारा दिए गए शाब्दिक अनुक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा संभव है कि व्यक्ति अपनी वास्तविक जीवन में इन शाब्दिक अनुक्रियाओं के अनुसार सचमुच में व्यवहार नहीं करता हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? साक्षात्कार सर्वे द्वारा प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा? अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता उस परिणाम पर। दूसरा पॉइंट है कि प्रायः यह देखा जाता है कि इंटरव्यूअर मिलकर कोई अध्ययन करते हैं। जब कोई इंटरव्यूअर मिलकर अध्ययन करते हैं तो उसमें आपस में व्यक्तियों के व्यवहारों में इतनी अधिक विभिन्नता होती है। जब दो लोग मिलकर किसी भी चीज़ पर अध्ययन करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों के विचार पूर्णतः समान हो यह जरूरी नहीं है। दोनों के विचारों में अंतर होगा, दोनों की सोच में अंतर होगा ही। तो उन दोनों के क्या होते हैं? निश्चित रूप से काफ़ी अंतर होगा उन दोनों के विचारों में। तो निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष पर पहुंचना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। यह बात विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक होती है जब इंटरव्यूअर द्वारा असंगठित साक्षात्कार किया जा रहा हो। प्रत्येक इंटरव्यूअर व्यक्ति के एक ही व्यवहार का अर्थ अपने पूर्वाग्रह के कारण अपने अपने ढंग से लगाने लगते हैं। इससे आपस में विभिन्नता बढ़ जाती है और किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि ऐसा कहा जाए कि साक्षात्कार सर्वे में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त आंकड़े जो होते हैं, प्राप्त आंकड़े विश्लेषण कर उससे निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू लिया और तुरंत उसका रिजल्ट दे दिया, नहीं।
इंटरव्यू लेने के बाद क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के बाद उस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, और यह एक बहुत ही समय लेने वाला कार्य है। समाज मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा अंदाज है कि 1 घंटे का साक्षात्कार सर्वे से प्राप्त आंकड़ों का पूर्ण विश्लेषण करने में करीब कितने समय लगेंगे। अगर 1 घंटे का साक्षात्कार लिया जाए तो कम से कम उसे इन सारे चीज़ों का विश्लेषण करने में 1 घंटे के साक्षात्कार का 7 से 9 घंटे का समय लग सकता है। तो यह कह सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि समय कम लगता है साक्षात्कार सर्वे में। तो आज हमने जाना कि साक्षात्कार सर्वे किसे कहते हैं तथा उसके क्या गुण और दोष हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।